अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो नया मॉडल पेपर आया है उसके बारे में। ठीक है, तो बेटे आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। अब आप गौर करेंगे, ये एमसीक्यूज आपके सामने ओपन है। इसमें सेक्शन ए में लिखा हुआ है, दिस सेक्शन ए ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व ऑन द एमसीक्यू ओएमआर शीट इनक्लोज्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ ई शीट। यानी कि जो आपके इस बार एग्जाम होंगे वो ई शीट पर होंगे। ई शीट मतलब कि आपकी कॉपीज जो हैं अब वो ई मार्किंग से चेक होंगी। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या सूरत हाल है, उसको कैसे लेके चलना है। तो एक चीज बड़ी क्लियर है इस मॉडल पेपर में हमें, कि पेपर या हमारा जो एग्जाम होगा एमसीक्यूज ओएमआर शीट पे सॉल्व होंगे, कि जिसमें आप बबल्स को फिल करेंगे, जबकि जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो आपकी ई शीट होगी जिस पे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और उस पे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो देखो बेटे इस तरह से बबल्स बने हुए होते हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पे ए आंसर है तो पहले का आंसर ए है, तो ये जो ए का बबल है इसको आपने क्या करना है, ऐसे करके फिल करना होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि आपने इस पे कोई रिमूवर यूज नहीं करना, कोई वाइटो यूज नहीं करना आपका, वरना मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मशीन उसको डिटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको बतानी थी। आइए एमसीक्यूज डिस्कस कर लें। हमसे कह रहे हैं पहले एमसीक्यू में, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3D ऑर्बिटल आर। देखिए 3D लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। एन की वैल्यू 3 और डी ऑर्बिटल के लिए एल कितना होता है, 2। तो इसीलिए इसका आंसर है एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2। उसके बाद द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज लाइज बिटवीन, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या होती है, 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम। एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। नंबर 3, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2 मॉलिक्यूल। C2H2 मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, और उनके साथ एक एक एच अटैच होता है। तो अब आप अगर इसमें देखेंगे कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को, तो एक कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी कभी कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ हो, एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिनने, दोनों के नहीं गिनने, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होती है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। अब जीरो डायपोल मोमेंट जो होती है वो लीनियर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की होती है। तो यहां पर आपका जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, वो है CS2, कार्बन डाई सल्फाइड। इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी। देन द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व एज एनोड। इट इज मेड अप ऑफ, जो ड्राई सेल होता है हमारा, जो जिस तरह का नॉर्मल जो सेल होता है जो टॉयज वगैरह में, घड़ी वगैरह में लगता है, उसकी आउटर बॉडी किसकी बनी हुई होती है, जिंक की बनी हुई होती है। और ये काम कर रहा होता है किसके तौर पे, एनोड के तौर पे। ठीक है, कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये काम करते हैं कौन से प्रिंसिपल पर, ये करते हैं बेटे जूल थॉमसन इफेक्ट पे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो हमसे कह रहा है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज। तो वो होता है मीन फ्री पाथ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट में से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जनाबे अली नेक्स्ट में कह रहे हैं, दिस पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म
आपको कैसे पता चलेगा? सर क्या हमें रट्टा लगाना पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ता। आइसोमॉर्फिज्म किन कंपाउंड्स में हो सकता है? आइसोमॉर्फिज्म बेटे उनमें होता है जिनका एटॉमिक रेशियो सेम हो। अब MgO में मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो 1:1 का रेशियो। सोडियम फ्लोराइड में सोडियम भी एक है और फ्लोरीन भी एक है, तो 1:1 का रेशियो है। अब दोनों कंपाउंड्स के एटॉमिक रेशियो सेम होते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म मौजूद होता है। बाकियों में देख लें NaF 1:1, बट इफ वी टॉक अबाउट CaCO3 तो इसमें रेशियो 1:1:3 का है, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। बाकियों में भी इसी तरह का केस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इन आंसर्स को खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटे, इसके बाद नवा MCQ है, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर बिकॉज। आपका जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हो। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना खाना जल्दी पकेगा। हायर एल्टीट्यूड पे, पहाड़ी मकामात पर खाना देर में पकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के रेट कांस्टेंट है। अब हर ऑर्डर के लिए इसका यूनिट बिटे डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज मैग्नीज, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। ये निकालना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको निकालने के लिए हमने एक वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड की है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। पार्ट्स पर ट्रिलियन मींस PPT, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। 10वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है 10⁻12, मिलियन 10⁻6, और अगर बिलियन होता है तो 10⁻9। द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बेटे एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बाकी अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक और आपको हम बता दें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम Al2O3, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बाकी नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेटे वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अगला है, इफ थियोरेटिकल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 20, इट्स एक्चुअल यील्ड इज 16, देन परसेंट यील्ड ऑफ कंपाउंड इज। अच्छा बेटे देखो, अब अगर कभी भी हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी हो, एक्चुअल यील्ड कितनी गिवन है? 16, तो 16 न्यूमरेटर में रखोगे और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 20 डिनोमिनेटर में रख दो। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। नाउ सॉल्व इट। कैलकुलेटर आपके पास है? अगर कैलकुलेटर नहीं है, बगैर कैलकुलेटर की कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। वैसे कैलकुलेटर अलाउ है होता है। 0 से इसका 0 कैंसिल, 2 का टेबल पढ़ लें। 2 1 2, 2 8 16, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80%। ठीक है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन, इक्वेशन गिवन है, द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ऑब्टेन इज। कि अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड किस कंडीशन पे मिलेगी ये पूछ रहे हैं। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर, और क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स हैं तो हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है बेटे, तो ये इसका आंसर है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ 7.845 टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर बिकम्स। अब देखें, नंबर टू भी राउंड ऑफ 5 होता है तो उससे पहले वाला नंबर देखते हैं, वो 4 है। 4 इज एन इवन नंबर। 5 हटेगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 4 है उसके बाद। 4 इज लेस देन 5, तो वो हटेगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 7.8 इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो है वर्क। तो दीज आर द 17 एमसीक्यूज एंड देयर आंसर्स। ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे लास्ट के 20 मिनट्स में, एंड यू हैव टू सॉल्व देम ऑन OMR शीट। बबल कैसे फिल करना है मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, कि उनमें क्या चेंज किया गया है मॉडल पेपर में। ठीक है जी, आइए तो देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन सेक्शन बी एंड सी मस्ट बी सॉल्व्ड
ऑन प्रोवाइड ई शीट एग्जामिनेशन कॉपी। ठीक है जी। आपको अगला पॉइंट पढ़ लें, स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट देयर आंसर ऑन पेज एलोकेटेड फॉर द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर। अब मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो उसकी जो जगह वहां गिवन है, मेंशन है, आपने वहां पर देखना है। ठीक है जी, वहां पे आपने इसको सॉल्व करना है। आ जाए जरा। अब आपके पास अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन करने हैं आपने। क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और बेटे इसमें पहला क्वेश्चन डेफिनेशंस का है, इसके साथ और करके इन्होंने डिफरेंस दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में से सॉल्व एग्जाम्पल में से लिया गया है। तीसरा सवाल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है जो कि चैप्टर 2 का है। चौथा सवाल MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ऑक्सीजन की, चैप्टर 3 से आया है। पांचवा सवाल जिसमें और करके भी दिया हुआ है, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। और इसका जो और है जिसमें सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल पे बात हो रही है, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। चैप्टर क्वेश्चन 6 में आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं और करके दिया हुआ है। एक पहला जो पीएच वाला है ये चैप्टर 8 का है और जो इसके साथ और करके दिया हुआ है ये चैप्टर 10 से लिया गया है। देन डिफाइन रेट लॉ और फिर फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है और फिर दो को एक्सप्लेन करना है। टेम्परेचर को सिर्फ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है और किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, एक को करना है। देन फिर एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल दिए हुए 8वें सवाल में, इनमें से कोई सा एक करना है हमें। और इसमें से एक जो है वो चैप्टर 7 KSP की एप्लीकेशन आपकी बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है और दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 9 के रेट लॉ के टॉपिक से लिया गया है। नवा सवाल डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन का है, ये आपकी बुक के जहां पे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है उसमें लास्ट क्वेश्चन है ये। और करके इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। और फिर जो आखिरी और 10वां सवाल है वो आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 11 से न्यूमेरिकल। तो बेटे आप देख सकते हैं पहले होते थे 14 क्वेश्चंस और हमें उसमें से 9 क्वेश्चंस करने होते थे। बट अब जो पेपर आ रहा है उसमें 9 क्वेश्चंस तो करने हैं बट वो 10 में से करने हैं। तो ये एक और चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटे, तो इस चीज को हमें देखना है। लेकिन एक चीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे और करके क्वेश्चंस जो है वो गिवन है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल्स को काउंट करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितने न्यूमेरिकल्स हैं, तो देखें एक 2, मैं और को काउंट नहीं करूंगा, एक 6, 2 हो गए। ठीक है, 2 और 6 के बाद आपके पास 7, एक तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, 8, सॉरी 7 नहीं है, आई एम रॉन्ग हियर। 8 पे तीसरा हो गया, 9 पे चौथा हो गया और 10 पे पांचवा हो गया। तो 9 जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें से एटलीस्ट 5 तो स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल्स हैं। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे। और करके न्यूमेरिकल के साथ इन्होंने न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है। तो आपकी देखिए चॉइस देखा जाए तो 14 में से 9 होते थे, अब 10 में से 9 करने, मगर इन्होंने बीच में 4 क्वेश्चंस में बीच में इन्होंने और भी दिए हुए हैं। तो वही 14 अब 5 क्वेश्चंस में और दिया हुआ है। तो वही 14-15 क्वेश्चंस में से आपको 9 करने हैं। फिर आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस पे, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और करने कितने में से हैं, 5 सवालों में से। कितने में से, 5 में से 4 करने हैं, लेकिन 3 में इन्होंने और दिया हुआ है। मतलब कि तकरीबन 7-8 सवाल में से आपको 4 सवाल करने हैं। इसमें आपके लिए अच्छी चीज ये है, जो पुराने पेपर से मामला बदल गया है वो ये हुआ है बेटे कि आपके पास यहां पर इन्होंने ए और बी करके पहले लॉन्ग होता था, अब वो नहीं रहा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तीसरा सवाल जो है वो बहुत थ्योरी से रिलेटेड है, उसके डिफेक्ट मांगे में और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन मांगी हुई है उन्होंने। चौथा सवाल चैप्टर नंबर 3 से दिया हुआ है और इसमें इन्होंने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट्स मांगे हुए हैं और साथ साथ मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने का कहा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। पांचवा सवाल इसमें न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन है केसी की, और ये आपकी किताब की सॉल्व एग्जाम्पल से लिया गया है, केपी और केसी का न्यूमेरिकल। फिर जो इसमें और करके दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से क्यों हटती हैं, और वैंडरवाल की डेरिवेशन गिवन है। फिर छठा सवाल ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिर ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी को, ऑस्मोटिक प्रेशर को एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे 4 डेली लाइफ एग्जांपल्स भी मांगी हुई है इन्होंने ऑस्मोसिस की 10वें चैप्टर से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आखिरी जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स हैं।
देन आपको 11वें चैप्टर से डेरिवेशन दी हुई हैं दो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट और एक्सप्लेन करने का कहा हुआ है। उसके बाद जो 7वां सवाल है ये पूरा 12वें चैप्टर से लिया हुआ है, 12। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज और उनकी पूरी डिटेल्स मांगी हुई हैं, और साथ में बैलेंस इक्वेशन कोई सी एक करनी है। तो ये आपके पास मामलात है। तो कुछ बातें जो मैं लास्ट में समराइज कर रहा हूं कि आपको ई शीट मिलेगी, उस पे पेपर करना है। ई शीट में जहां पे क्वेश्चन नंबर मेंशन है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन की जगह दी हुई है क्वेश्चन 5, आपको वहां पे मेंशन है तो 5 वहां पे ही करना है, जगह देख के करना है काम। इसी तरह एमसीक्यूज ओएमआर शीट पे होंगे, बबल्स को फिल करना है। तो ये है आपके पास सारी की सारी समरी इस पूरे मॉडल पेपर की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई वो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें बताते रहें गाए बगाए। तो बेटे अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान पैटर्न है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।